हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आसिया अदराबी को उम्र कैद की सजा हुई है, आजीवन कारावास। और ये वो वाला आजीवन कारावास है कि अनटिल डेथ। अब वो बात अलग है, आगे जाकर कोई प्रेसिडेंशियल माफी हो जाए या कुछ भी हो जाए, अपील हो जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए, वो अलग बात है। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई है आजीवन कारावास की। और साहब, इनके साथ इनकी दो सहेलियां सैफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। अब ये कौन है? ये एक तरह से घटना इस मारे बड़ी है क्योंकि अलगाववाद से या आतंकवाद से जुड़ा ये पहला ऐसा मामला है जब किसी महिला को इतनी लंबी सजा यूएपीए कानून के तहत साथियों सुनाई गई है। थोड़ा सा इनका बैकड्रॉप बना दूं। आसिया अदराबी ने 1985 में ये चर्चा में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीर में फुल ऑन शरीयत होनी चाहिए और हर महिला पर बुर्खा मैंडेटरी होना चाहिए कि तुम्हें बुर्खा पहनना ही पहनना है। ईरान में हिजाब है, ये बुर्खे का आइटम लेके आई थी। और उसके बाद धीरे धीरे कश्मीर में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, ये आपको पता है। उसके बाद 1987 में जब आतंक कश्मीर का चरम पर पहुंचा था, ये उसी वक्त की बात है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये जमात के साथ जुड़ी थी, दुख्तराने मिल्लत बनाई। अब ये दुख्तराने मिल्लत क्या है? दुख्तराने मिल्लत का होता है, मतलब होता है वतन की बेटियां। ये भारत वतन की बात नहीं कर रही हैं, ये भारत को काट के जो वतन बनाना चाहती थी, ये उसकी बेटियां बनकर उभरी थी। 1987 में इन्होंने इस संगठन को शक्ल दी थी और इसमें सिर्फ महिलाओं को एंट्री थी। अब जो महिलाओं को एंट्री थी उनके लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि उनकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। उनकी कंडीशन ये थी वो कम से कम 7 साल में उनके पीछे मदरसा एजुकेशन होनी चाहिए। उनके पीछे ये कंडीशन थी कि उनका शौहर या उनके घर में कोई भी आदमी पुलिस या सेना में नहीं होना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज भी थी, बैंकिंग सेक्टर में उन्हें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो आदमी पैसा जमा करता है उसको थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है। तो ये बताती थी कि बतौर शरीयत ये ब्याज लेना भी हराम है। उसके बाद चलते चलते आगे बढ़कर कई बार इन पर मुकदमे लिखे गए और कई बार ये जेल गई। खुद इस पर लगभग 33 मुकदमे कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। सैफा फहमीदा के खिलाफ 9 मुकदमे और नाहिदा नसरीन के खिलाफ 5 मुकदमे। उसके बाद इनका निकाह होता है। निकाह किससे होता है? एक दूसरे अलगाववादी नेता थे, आशिक हुसैन करके उसका नाम आ रहा है, कहीं पर कासिम आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। तो वो अलगाववाद से जुड़ा हुआ नेता था। ये सब उस वक्त के किस्से हैं जब कश्मीर का आतंकवाद चरम पर था। उससे इन्होंने निकाह करा और 10 साल की उम्र में भी इसने बोल दिया था कि मैं किसी जिहादी से ही निकाह करूंगी। ये मैं कोई व्यंग नहीं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। फिर भाई जो आशिक हुसैन या कासिम, जो भी इनका नाम था, शायद कभी कभी डुअल नेम होते हैं, इनके ऊपर कौन सा मेडल लगा हुआ है? इनके ऊपर यह मेडल लगा हुआ है कि 1992 में इन्होंने कश्मीर हिंदू कश्मीरी पंडित नेता एच.एन. वांचू की हत्या की थी। उस हत्या के आरोप में वो तिहाड़ में अभी भी बंद हैं। और अब पीछे पीछे जनवरी में इनको सजा सुनाई गई थी इस देश में अलगाववाद फैलाने के लिए, टेरर फंडिंग में लिप्त होने के लिए, और उसके साथ साथ जो स्टोन पेल्टर्स थे, जो पत्थरबाज वहां पर जो भटके हुए युवा थे, उनको फाइनेंस करने के लिए या उनको प्रोत्साहन अपने मंचों से बढ़ावा देने के लिए कि जो भी महिलाएं थी उनको इनकी तकरीरें हैं कि अपने अपने घर जाओ और अपनी औलादों को इस तरीके से तैयार करो कि वो भारतीय सेना पर, पुलिस पर पत्थर चलाएं। अब जब औलादों की बात आती है, अपने अपनी तरीके से उन औलादों को तैयार करो, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या इनकी औलादें थी? इनकी 2 औलादें थी और एक औलाद इनकी मलेशिया में पढ़ रही थी, वाह 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 वाह, और एक औलाद इनकी ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन ले रही थी। और ये दूसरों की औलादों को सिखाती थी कि कश्मीर की लाल चौक की सड़कों पर निकलो। हाँ, ये सिर्फ आजादी नहीं चाहती थी, ये भी बता दूं, इनका सीधा नारा ये था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमको कश्मीर, भारत से
आज़ादी लेके पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। बहुत से इन्होंने अपने स्टैंडर्ड नारे बना रखे थे। तो ये साहब पहली घटना हुई है कि एक महिला को इतनी सख्त सजा मिली है। अब आगे देखते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या पाया जाता है। यानी आप विरोधाभास देख रहे हैं। जिस देश को काटकर ये एक नया मुल्क बनाना चाहती थी, पाकिस्तान का प्रेम था, उसी मुल्क में ये बैठकर अलगाववाद और पत्थरबाजों को बढ़ावा दे रही थी और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया भेज रही थी। अब इसी बीच इनके एक साहबजादे का, मुझे ये नहीं पता ये ऑस्ट्रेलिया वाला है या मलेशिया वाला, उसका भी वीडियो वायरल हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा वो वीडियो भी सुन लेते हैं। I do not usually make a video like this, but today I thought I should. Today an Indian court sentenced my mother, Asiya Andarabi, with 3 terms of life imprisonment under different sections of Unlawful Activities Prevention Act. जी हाँ, आज भारत के कोर्ट ने मेरी माँ को 3 लाइफ सेंटेंस का साहब सजा सुनाई है अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ UAPA for her involvement in Kashmir self-determination movement. For her involvement in Kashmir self-determination. अब ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं बोल रहे हैं, अलगाववाद नहीं बोल रहे हैं, चलिए आतंकवाद नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या बात है साहब, आगे चलिए। Along with her 2 associates, Sophie Fahmida and Nahida Nasreen. 2 सहेलियों का भी नाम ले रहे हैं जिनका मैंने बताया, फहमिदा और नसरीन, के उनको भी 30-30 साल की सजा हुई है। Were also sentenced to 30 years of incarceration. All 3 of them have been in New Delhi's Tihar jail since 2018, hundreds of miles away from their homes and their families. और तीनों के बारे में बता रहे हैं कि 2018 से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल में हैं, हजारों सैकड़ों मील दूर अपने वतन से, जहां की वो थी, यानी कश्मीर की। तो भैया चैन से रहते ना, तुम्हें कौन जरूरत थी कोई तुम्हें तिहाड़ लेके आता। आगे चलिए। My mother right now is 64 and she has spent over 15 years of her life in different prisons. But this sentence, हाँ, अब ये बता रहे हैं कि 64 साल की मेरी माँ की उम्र है और जैसा मैंने बताया 33 मुकदमे इन पे कश्मीर में लिखे गए थे, अलग अलग टाइम पर ये जेल जाती थी। तो वो कुल बता रहे हैं कि 64-65 साल में से 15 साल तो मेरी अम्मी जान जेलों में ही रही हैं। आगे चलिए। is effectively a death sentence for her. But this is not the first time we witnessed something like this. More than 20 years ago, in a very similar courtroom, I heard a judge pronounce the same sentence of life against my father, who I have not seen outside prisons. और ये बता रहे हैं ये हमारी फैमिली के लिए कोई नई बात नहीं है। 20 साल पहले ऐसे ही एक कोर्ट में एक जज को मैंने फैसला सुनाते हुए सुना था, लिखाते हुए सुना था, जहां पे मेरे अब्बू को जेल में डाल दिया गया था इसी तरीके से, और तब से वो जेल में हैं। कौन से अब्बू? जो मैंने आपको बताया HN वांचू साहब को 1992 में कत्ल करने के आरोप में अंदर हैं। देखिए बच्चा कितना भोला है, किस कहानी को किस तरह बता रहा है। आगे चलिए। Now my mother and my father lie in 2 different prisons. Both of them have been sentenced to life. The Indian state desires that they never see daylight again. अब ये बता रहे हैं कि मेरे अम्मी और मेरे अब्बू दोनों जिंदगी भर अब जेल में रहेंगे, अलग अलग जेल में रहेंगे, और ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि वो आजाद होकर बाहर ना आ पाएं। They never step foot outside of prison again. They never see their children again. And I'm not making this video as an appeal. I'm just making this as a reminder that prison as a structure is designed to make these people forgotten, to render them forgotten and invisible, and to erase their memory. So if there's nothing else that we can do, you can at least talk about them to your family, to your friends, so that they are not completely forgotten. ये बता रहे हैं कि जेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि जो उसके अंदर है धीरे धीरे लोग उसे भूल जाएं। तो मैं अभी अपील नहीं कर रहा हूं, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब मेरे अम्मी अब्बू का जिक्र करते रहें। तो भैया चलो, तुम्हारी बात डॉक्टर रिजवान अहमद ने तो मान ली ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू का जिक्र कर रहा है वो, तो देखो कितना भला आदमी हूं मैं। लेकिन चलते चलते एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने अम्मी अब्बू के बेटे से, यानी जो ये बंदा वीडियो बना रहा है, कि बेटा शुक्र करो तुम ईरान में नहीं हो। ईरान के साथ इलू इलू खेलने वालों,
शुक्र करो। इसको वीडियो में ये कहना चाहिए था, मैं शुक्र करता हूं कि मैं ईरान में नहीं हूं। ईरान में अगर ये किया होता ना, तो जिस मुल्क से बड़ी मोहब्बत हो रही है, कश्मीर में पैसे जमा किए जा रहे हैं, सोने चांदी जमा किए जा रहे हैं, वहां पर इतने दिन ना रखा जाता, 2-3 हफ्ते में सजा सुना दी जाती और तड़ तड़ातड़ तड़ तड़ या तो 6 गोलियां सीने में धांस दी जाती या टंगा दिया जाता, और कहो कब्र भी मिलती या ना मिलती, किसी जंगल में, किसी नदी में, समंदर में ले जाकर फेंक दिया जाता। तो कुल मिलाकर इस अपने भैया से, अम्मी अब्बू के बेटे से बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि तू शुक्र कर कि अभी कुछ गुंजाइश है, अभी स्पेशल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी बहुत सी सरकारें भी ऐसी आ सकती हैं जो तुम्हारे अम्मी अब्बू को छोड़ दें। तो तब तक तुम सिर्फ एक काम करो, तुम सिर्फ ये शुक्राने की नमाज पढ़ो कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और तुमने हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश हिंदुस्तान की सरजमी पर की थी। पाकिस्तान, इराक, लीबिया, ईरान कहीं भी की होती तो तुम्हारे माँ बाप को बेटा सब भूल गए होते और तुमको भी उनकी शक्ल ना याद होती। पॉइंट है ना। अल्लाह हाफिज। आई लव यू।